हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्वोदय। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट 24 अप्रैल की न्यूज़। ठीक है, आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए। इनफैक्ट जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके आप 1-to-1 आंसर्स भी दीजिए। ओके, तो ये मेरे को भी मोटिवेट करता है और लेक्चर्स बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को मालूम पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 की पैंडेमिक के कारण जो है वो फूड की अवेलेबिलिटी या फिर जो हंगर है या फिर गरीबी, एक तरीके से भुखमरी है, उस टाइप की सिचुएशन डेवलपिंग नेशंस में या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस में हो सकती है। तो उसी के तर्ज पे एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बेसिकली फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कहाँ पर? फूड सिक्योरिटी, मतलब कि सबको कम से कम खाने से तो सिक्योर रहे इंसान, इसीलिए ये प्रमोट करता है। तो उसी के तर्ज पर ये उसका प्रोग्राम है। क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसका है? यूनाइटेड नेशन का। तो ये बेसिकली इरेडिकेट हटाता है हंगर को, मॉल न्यूट्रिशन को, और इसका मेन जो गोल रहता है कि कम से कम जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी सबको रहे, है ना। तो ये सारे मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको सब तक ये पहुंचाता है। और ये 1961 से ये लॉन्च है ये प्रोग्राम, लेकिन अभी लाइमलाइट में ये इसलिए है क्योंकि ये जो अंडर डेवलप्ड या वो कंट्रीज जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन या हंगर का शिकार हो रही हैं उनको सहायता, सपोर्ट या मतलब एक तरीके से सहायता प्रदान कर रहा है ना। तो इसीलिए ये न्यूज़ क्या थी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब आया? 1961 में। नेक्स्ट आता है फेलुडा। अभी क्या हुआ है रिसेंट में कि एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट जो है लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। उसमें क्या किया है कि आपकी जैसे कि ये जो कोविड-19 का जो वायरस है वो आरएनए वायरस है, राइट। तो ये क्या करेगा? बेसिकली इस आरएनए वायरस की डिकोडिंग कर लेगा उस पेपर में। तो ये क्या होगा? एक तरीके से जो पहले जो ये मतलब अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो टेस्ट हो रहा है, पीसीआर टेस्ट हो रहा है, वो करीब 4,500 जो है पड़ रहा है, और ये इन जनरल 500 रुपीज ही पड़ेगा। ठीक है, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। और ये विद इन आवर जो है ये रिपोर्ट दे देगा। करीब इसको 4 घंटे लगते हैं रिपोर्ट देने में, ये कम टाइम में दे देगा। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है? तो ये है क्रिस्पर कैस9। इतने बड़े मतलब बेसिकली बस इसका इजी टर्म ये है कि ये क्या करेगा कि डायरेक्टली, जैसे ये आरएनए वायरस है, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रेन है आरएनए वायरस की, इनको लगता है कि यहाँ तक में कोई वायरस नहीं है, यहाँ तक में कोई वायरस नहीं है, तो ये इसको कट आउट कर देगा। ये सिर्फ उतनी ही जगह को रीड करेगा जितने में जो है वो वायरस मौजूद होगा, फिर उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्रिस्पर्स9 टेक्निक ये होती है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरह यूज किया जाता है कि ये डायरेक्ट जो है प्रॉब्लमेटिक जोन पे ही अटैक करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेलुडा। नेक्स्ट आता है विद्याधन। अभी जो है ये जो दिशा प्लेटफॉर्म है एमएचआरडी का, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो बच्चों को ई लर्निंग प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को, तो उसी के तर्ज पर एक नया इनिशिएटिव विद्यादान करके यूज हुआ है, वो भी 2.0, मतलब इसका फर्स्ट वर्जन पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि चाहे वो टीचर्स हो तो वो स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स हो तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू जो है लर्निंग गेन कर सकेंगे। इसमें ये एक नेशनल प्रोग्राम है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन सारी कंट्रीज से कंट्रीब्यूट करें ई लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, इसकी एक ये जो दिशा करके ऐप है जो कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस और सब लोगों ने इंस्टॉल भी कर रखी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्याधन इनिशिएटिव किसके द्वारा है? एमएचआरडी के द्वारा। ये किस पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दिशा ऐप। दिशा ऐप क्या काम करती है? ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऑल इन वन मतलब एक तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कैसोवाल ब्रिज। ये एक तरीके का ये ब्रिज या पुल है जो कि बनाया गया है रवि रिवर के पास में, क्योंकि ये अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान और रावी जो नदी है
उसके बीच में पड़ता है। तो यहाँ से क्या था कि टेररिस्ट लोग आसानी से स्विम करके आ जाते थे, तैर के आ जाते थे। तो इसीलिए ये ब्रिज बनाया गया ताकि और ज़्यादा अच्छे से आर्मी और वहाँ पे तैनात करी जाए और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। तो ये करीब 484 मीटर्स लॉन्ग एक परमानेंट ब्रिज बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल हाईवे का कोई मिनिस्ट्री ऑफ रोड का कोई नहीं है, ये डिफेंस के अंडर एक बॉर्डर रोड जो कि बॉर्डर्स के इर्द गिर्द रोड बनाने का काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये एक तरीके से 35 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा एरिया था, इसमें इनने ब्रिज बनाया है। और मेन रीजन इसका यही था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे बहुत ज्यादा हो रही हैं उसको कमी ला जा सके। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कासोवेल ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर पे बना है, कौन सी इंटरनेशनल टेरिटरीज को ये बचाएगा अपन को, है ना। तो ये और कितने मीटर्स का है, इस टाइप का कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको नॉलेज में रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन फॉर जस्टिस। तो बेसिकली कि हमारे को अपने मतलब लॉज हैं, अपने रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें अपने न्याय के प्रति कितने एजुकेशंस हैं उसके लिए ये इनिशिएटिव तैयार किया गया है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम्स से जो डील करता है उनके द्वारा बोला गया है कि आपको जस्टिस मतलब लोगों तक एजुकेशन पहुंचानी चाहिए कि जस्ट न्याय की भी क्या क्या मतलब न्याय भी हमें कैसे कैसे मिल सकता है। अगर आप सही हैं, आपने गलत नहीं किया है, तब भी आप अगर फंसे हुए हैं तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसका इनिशिएटिव ही यही है टू प्रिवेंट क्राइम एंड प्रमोट कल्चर ऑफ लॉफुलनेस थ्रू एजुकेशन एक्टिव। मतलब क्राइम को कम करना है और कल्चर को बढ़ावा देना है कि मतलब क्राइम ना हो, शायद स्टार्टिंग से ही प्राइमरी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही ये पार्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही जस्टिस जो एजुकेशन है वो भी एलिमेंट्री लेवल मतलब सिंस प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। और ये एक दोहा में डिक्लेरेशन हुआ था। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये दोहा करके जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए, तो दोहा डिक्लेरेशन में ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स इन लोगों ने डिस्कस किया और इनने एजुकेशन फॉर जस्टिस करके एक इनिशिएटिव लेके आए। नेक्स्ट है टीम मार्क्स फोर्स। बेसिकली ये सिर्फ इनिशिएटिव या जागरूकता वाला प्रोग्राम है जिसमें कि आप सब अगर घर से भी बाहर बहुत ही इन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर निकलते हैं तब भी आप मास्क अपने आप को फुल ऑन प्रोटेक्ट लेके ही आए तो आप तुरंत अपने हैंड सैनिटाइज करें, मतलब इस टाइप से पूरी प्रिकॉशंस लें। तो ये एक वीडियो जो है जारी की गई है BCCI के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो पूरा क्रिकेट को कंट्रोल करता है इंडिया में BCCI, उनके द्वारा एक टीम के द्वारा एक वीडियो क्रिएट की गई है जिसमें सब लोग मास्क पहने हुए हैं, है ना, और मतलब एक तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं लोग। तो ये अब हम सिंपली BCCI की बात कर लेते तो ये बना था 1928 में और ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था, उसके अंदर जो जाके BCCI बना था। तो कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्या ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बना, तो आप कहेंगे नहीं, BCCI तो ऑल ओवर द इंडिया काम करता है, ये सिर्फ एक स्टेट में क्यों होगा। लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो अपना सोसाइटी एक्ट जो था वो 1960 में आया था, है ना, और ये जो है ये 1928 में ही आ गया। तो इसका मतलब तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे ऑल इंडिया से भी पहले आ चुका है, इसलिए BCCI उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो और ये वीडियो बेसिकली यूज ऑफ मास्क को प्रमोट करता है और कोविड-19 जैसे नोवेल कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारी न्यूज है नूर सैटेलाइट। ये एक उपग्रह जो है अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो थी, जो कि कंट्री की आर्म्ड फोर्स बोली जाती है, जैसे अपनी DRDO है जो कि रिसर्च करती है, रिसर्च विंग है ना डिफेंस की। तो इसी टाइप से इनकी रिसर्च विंग जो है ईरान की, उन्होंने ये नूर सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि मल्टी स्टेज क्वासिड रॉकेट मतलब रॉकेट है, मतलब एक तरीके से मतलब एक तरीके से कि ये मतलब अलग अलग स्टेजेस में जो है रिवॉल्व करेगा और ऑर्बिट करेगा, और जो भी इसके द्वारा जानकारी, अगर ये GPS सैटेलाइट होगा तो ये GPS के लिए ईरान के लिए जो है उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूजफुल होगा, है ना। तो नूर सैटेलाइट किसकी है? ईरान की है।
नेक्स्ट आता है जूनोसिस। ये मैं देख रही थी तो ये मुझे अच्छा लगा। बेसिकली जूनोसिस मतलब क्या होता है, वो स्टडी या वो डिसीजेस जो कि ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स टू ह्यूमन। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो है वो क्या हुआ, एनिमल्स, यही जानकारी दी जा रही है ना कि एनिमल से ह्यूमन को आया है ये, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारी, ये कुछ नया नहीं है, शुरू से देखा जाए तो टीबी, रेबीज, टोक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया एक्सेट्रा, ये सभी जूनोसिस है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहना है कि अराउंड 60% जो ह्यूमन इन्फेक्शंस हैं वो एनिमल से ही जनरेट किए जाते हैं, या मतलब एनिमल से ही आते हैं अपने पास। और 75% जो इमर्जिंग डिसीजेज, जो नई डिसीजेज हैं वो भी, लाइक ईबोला आया था, HIV, एवियन फ्लू, जीका वायरस, सार्स, अब उसके सार्स के बाद मर्स, उसके बाद कोविड-19। तो हमें इस टाइप की स्टडी करनी पड़ेगी कि बेसिकली ये एनिमल से ह्यूमन को आते ही क्यों है और स्टडी क्यों। इतना तो जनरल साइंस भी बोलता है कि हम अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें कुछ ना कुछ एक साइड इफेक्ट देता हुआ जाएगा ही, है ना। तो ये उसका साइड इफेक्ट काइंड ऑफ ही है, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स्ट्रा यूज ऑफ आवर एनवायरनमेंट और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट का ही ये एक नेगेटिव फ्लॉ है, क्या, जूनोसिस। तो सिंपली आपसे इसका मीनिंग पूछ लिया जा सकता है, जूनोसिस क्या होता है। नेक्स्ट आता है एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ठीक है, अभी बेसिकली रिसेंट में क्या हुआ है कि एक अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स के ऊपर और पुलिस कर्मी हैं उन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, लोग अटैक कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इसमें ऑर्डिनेंस, अब एकदम से अगर कोई लॉ लाते, एक्ट लाते, अमेंडमेंट करते, इसी में बदलाव करते तो उसमें टाइम लग जाता। पार्लियामेंट तो बैठ ही नहीं रही आजकल, लोग विधायक या MP MLA जो हैं वो अपने अपने मतलब संभाग या अपने अपने एरियाज को ही वहां पे देखने में लगे हुए हैं, तो कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन तो चल नहीं रहा। तो इमरजेंसी केसेस में क्या होता है कि ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट ला देते हैं, फिर उसके बाद जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट जब भी डिस्कशन में बैठती है तो फिर इसके बारे में बात होती है। तो हमारे को देखना है कि एपिडेमिक डिसीज क्या है, ये एक एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है कि कभी अगर बहुत ज्यादा जैसे कोविड-19 टाइप की महामारी हो गई है तो हमें किस किस चीजों की ज्यादा जरूरत है, उन लोगों की या उनकी फैसिलिटीज को रोका नहीं जाएगा, है ना, उनकी अवेलेबिलिटीज को रोका नहीं जाएगा। तो ये कब आया था, 1897 में आया था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को अटैक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इसलिए इसमें ऑर्डिनेंस लाके इसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया है। मतलब कि इसमें कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सही हैं, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब आपके पक्ष में कुछ भी नहीं जाएगा, आपको गलत ही ठहराया जाएगा। और नॉन बेलेबल, तुरंत आपको इसकी बेल भी नहीं मिलेगी। गैर जमानती बोलते हैं ना इसको, गैर जमानती, और संज्ञेय ये माना ही जाएगा कि आपने ही ये किया है, आपने ये गलत मतलब आपने निष्ठा या आपने गलत सोच के साथ ही ये किया है। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो 7 years का जो है जेल है, और इसमें फाइन जो है 50,000 से जो है 2 lakhs तक का फाइन दिया हुआ है। और बोला है कि 30 दिन में इसका पूरा जजमेंट कंप्लीट, पूरी जो है केस की स्टडी हो, और 1 साल में जो है जजमेंट सुनाया जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव रूल है, ताकि लोग कम से कम डरे और सहयोग करें, किसका, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ेस। हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।